आपका सर इस मीटिंग में आने पर मैं हरीश एनएसएस आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद करता हूं। जिस तरह से सर आपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, और मैं अपनी टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि सभी को, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं देश के कोने कोने से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डीवाईसी रेनू शिलोंग मैम करनाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर रणवीर गुलिया सर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एनएसएस एमडीयू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर आईजी अवार्डी और नेशनल यूथ अवार्डी आईजी अवार्डी सभी जुड़े हुए हैं, रजनीश सिंह, और भी इस तरह के लोग जिन्हें हम नहीं जानते हमें सुन पा रहे हैं, आपको भी सुनेंगे सर। मैं अपनी टेक्निकल टीम से चाहता हूं कि एक बार सभी को अनम्यूट किया जाए और सभी की आवाज अपने अपने तरीके से सर का करें। वेलकम सर। जय हिंद सर। वेलकम सर। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। जय हिंद सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। वेलकम सर। नमस्ते सर। जय हिंद सर। जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने आप से सेल्फ को म्यूट कर लें, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इस सेशन के दौरान कोई बैकग्राउंड आवाज नहीं आए, सभी को बहुत अच्छे से सुनाई दे, सभी को बहुत अच्छे से दिखाई दे। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं, और आगे की इस सेशन के लिए, इस मीटिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर एनएसएस वॉलंटियर जैस्मिन, एमडीयू से पास आउट, अभी प्रेजेंट में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर हैं और इंडिया को आउट ऑफ कंट्री भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप आएं और इस सेशन को आगे के लिए सुचारू रूप से चलाएं। जैस्मिन। Thank you, Bhaiya. First of all, a very good afternoon to everyone present here. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of here to take with us. So together we can build the nation well. With this note, I would like to express my gratitude for our chief guest, our program officer, and every single volunteer connected from throughout this country. So once again, I welcome you all to NSS MDU, NYKS Karnal, and another interlive session on the topic Youth Development Approach. Now I will request our program coordinator of NSS MDU, Dr. Ranveer Golia sir, to formally welcome our chief guest. Dr. Ranveer Golia sir, please welcome our chief guest. Can you hear me, sir? हट क्यों दिया? अरे हेलो। Yes, sir. हेलो। हाँ। Yes, sir. Who is speaking? Sir Jasmine. हाँ, जैस्मिन कैसे हो? Sir, I'm good. Sir, now you have to welcome our chief guest. आ गए? Yes, sir. मस्त करूँ? Yes, sir. मोस्ट रिस्पेक्टेबल मेजर जनरल दिलबाग सिंह का आपके इस प्रोग्राम में शामिल होना के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो समाज के कार्यों में आज से नहीं है, जब से 2021 में स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया था यूनिवर्सिटी में, तब से मैं इनको जानता हूँ। ये बहुत ही एक नेक और इंसान है जो कब तक समाज सेवा के लिए समर्पित है। तो मैं सभी अपनी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी की तरफ से, सभी एनएसएस वॉलंटियर की तरफ से, सभी प्रोग्राम ऑफिसर की तरफ से इनका इस मीटिंग में शामिल होना के लिए धन्यवाद करता हूं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे एनएसएस वॉलंटियर के विचारों से, जो समाज सेवा के प्रति इनके पास एक्सपीरियंस है,
जो तजर्बा है, जो अनुभव है, उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे और उन सीखने के बाद इनके व्यवहार में कथा परिवर्तन आएगा और सभी समाज के लोगों को इनके ज्ञान को तो ये आज एनएसएस वॉलंटियर को डिलीवर करेंगे उस संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में, तो इनका वो नॉलेज मानव समाज की सेवा में काम आएगा, कोरोना की आपदा से बचाने में हमें सक्षम बनाएगा। Thank you, Gulia sir, for the address. Now I will request Kunal for the display of PPT by our COVID-19 warriors. Kunal, can you hear me? Yes. Please display your PPT. नमस्कार सर। नमस्कार कुणाल। सर, हम एनएसएस वॉलंटियर्स, हम सब देश के लिए कुछ करते हैं। आप सब देश की सीमा पर लड़ते हो, हम देश के अंदर लड़ते हैं। मैंने इसलिए कुछ पीपीटी बनाई है जिस पे हम आपको दिखा सके कि हम अपने देश के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक एनएसएस वॉलंटियर गुड़गांव से जिसने अपनी जो बुक्स हैं वो गरीब लोग, मतलब जो नीडी बच्चे हैं जो अभी इस सेशन में आए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। होममेड मास्क बाय डॉक्टर मूर्ति मलिक मैम। एक NYKS की टीम ने लिखा है कि आप सभी से नम्र निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू सो मच जस्मिनी मैम फॉर इंडिया प्राउड फील। एक हमारे एनएसएस वॉलंटियर जो एक पोस्टर बनाकर हर जगह चौराहे पे, नाके पे लगा रहे हैं और संकेत बता रहे हैं कि अपने फोन में डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे वॉलंटियर्स सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि डाउनलोड आरोग्य सेतु को ऐप को डाउनलोड करें और एनिमल्स को भी खाना खिला रहे हैं। लोगों को हैंड सैनिटाइज करवा रहे हैं और फूड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। ये सर राठौर ने हरीश भैया को ट्वीट किया है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप। थैंक यू हरीश भैया फॉर सच इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच सर। Thank you Kunal, thank you for informing. Please start the. Yes, please do that. Yes, sir.
Now the time you were waiting for. Now I जैस्मीन, जैस्मीन, yes sir. जैस्मीन, हाँ Yes, sir. मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्टेड हो गया था, तो मैं मेजर जनरल दिलबाग सिंह का अपने सभी एनएसएस वॉलंटियर यूनिवर्सिटी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहना अगर हम इनके निर्देशन में पहले भी काम कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, तो इनके जो विचार हैं उनको ध्यान से सुनना और उन विचारों के आधार पर अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करना। यूनिवर्सिटी की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, आप सभी एनएसएस वॉलंटियर की तरफ से, मेरी तरफ से भी धन्यवाद बोलना। मेरा इंटरनेट बीच में ड्रॉप कर जाता है। Yes sir. Sure sir. ठीक है, कंटिन्यू करो आप। Yes sir. Now finally I welcome Major General Dilbar Singh G, former National Director of Journal NYKS, Ministry of Sports and Youth Affairs, and currently the President of Para Sports Federation of India. So please start. We are eagerly waiting for that. Okay, thank you, Jasmine. Thank you so much. I will now request Kunal to sort of switch the screen so that it is clearly and fully visible. Kunal, Yes, sir. please switch the screen so that you are able to fully see me correctly. Okay, sir. You have to make me the presenter so that I can cast the screen then. There is an icon where you can make me the presenter. Do that, then I'll click here. Okay, sir. Are you able to see me correctly now? Yes, sir. On the full screen now? Yes, sir. Okay. So first of all, I want to thank Professor Gulia, Renu Madam, Harish, Kunal, your entire team, the National Youth Awardees, the IG Awardees, and all our people who are young people who are present here for this meeting. It is a great occasion and I'm very happy to be part of all of you. In fact, it is always a matter of great pride to be amongst the young Indians who are now going to lead the country into the next generation, into the next level of things. And I wish right in the beginning, each one of you a lot of success in everything that you want to do so that you can lead the country and lead the country into a situation where India is the most leading country in the world. Now to start with, let me first of all say Jai Hind to all of you. Jai Hind. And I want to tell you. Jai Hind, sir. You don't have to reply to me now. No, you don't have to reply to me now. We'll talk about it later. I have a very special affiliation to Haryana. And it is because of my special affiliation to Haryana that when 2 years ago we had to conduct this youth festival, I had selected Haryana for conducting the National Youth Festival there. And we were very lucky that we were able to conduct this youth festival at the MDU in Rohtak. Are you able to see me? I think the videos got paused. Kunal? Yes, sir. Yes, sir. Right. आ रहे हैं सर अच्छे से बिल्कुल. Okay, no problem. So this was a great opportunity of conducting the 6-day festival at Rohtak in the MDU. I found that the Vice Chancellor there, Dr. Punia,
and his entire team, including Professor Gulia. They were an excellent people to work with. We had great ease of working with all of them, and at the same time we met so many of the young students from Haryana, especially MDU, who talent we were able to see there. So it's great to be with each one of you, and I want to tell you that each one of you is really very lucky. हरीश, हिंदी अच्छा रहेगा, इंग्लिश अच्छा रहेगा? मैं पूछना भूल गया आपसे, हिंदी में बात करना अच्छा रहेगा आपके लिए, इंग्लिश ठीक रहेगा? सर बहुत जैसा आपको अच्छा लगे। हमने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, थोड़ा वक्त लगता है अनम्यूट करके बोलने में। सर जैसा आप बेहतर समझे। मैं हिंदी में बात करता हूँ, ज्यादा बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आई स्विच टू हिंदी, राइट? तो आपको जो है मैं दोबारा से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और उसलिए कि आप लोग बहुत ज्यादा लकी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग क्यों लकी हैं। कि आपको सबको पता है कि हमारी भारत की आबादी जो है आज के दिन करीब 135 करोड़ है। इस 135 करोड़ में करीब 65%, 65% जो आबादी है वो युवाओं की है। यंगिस्तान है, हिंदुस्तान जो है वो यंगिस्तान है। और इतने ज्यादा जो यंग लोग हैं, उन लोगों में से केवल बहुत कम बच्चों को मौका मिलता है जो कि एनएसएस या एनसीसी या एनवाईकेएस या स्काउट्स जैसी किसी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो इतने करोड़ युवा हैं, और दूसरी तरफ जो है हर साल एनसीसी में करीब 5 से 6 लाख वैकेंसी रहती हैं, एनवाईकेएस में 8 से 10 लाख वैकेंसी रहती हैं, और इसी प्रकार से एनएसएस में भी 8 से 10 लाख वैकेंसी रहती हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 50 लाख से ज्यादा वैकेंसी नहीं रहती हैं एक साल के अंदर, और जरूरत बहुत ज्यादा बच्चों की है। तो जिन बच्चों को ये मौका मिलता है कि वो एनएसएस में जुड़ सकें या एनसीसी में जुड़ सकें या एनवाईकेएस के साथ काम कर सकें, तो बहुत लकी हैं। और दूसरी बात मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आप लोग लकी हो, क्योंकि जो है इस देश के अंदर जहां शिक्षा के साधनों की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की इतनी कमी है, उसमें जिस बच्चे को ऐसा मौका मिल रहा है कि उसको स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया और उसके बाद कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल गया, तो वाकई वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। इतना भाग्यशाली होना कि पहले कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल जाए और उसके बाद किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिल जाए, तो मैं सोचता हूं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। और उसके बाद मैं आपको मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने ऐसा एक स्वयं के लिए फैसला किया, एक डिसीजन लिया आपने अपने लिए, एक इनिशिएटिव लिया आपने कि हमको ऐसी संस्था से जुड़ना है। और ऐसी संस्था में जुड़े हुए बच्चे भी बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ के सोचते हैं कि हमें और आगे बढ़ के क्या अच्छा काम करना है, किस तरह कोरोना से लड़ना है, किस तरह से स्कूल के बच्चों को जिनको किताबें नहीं मिल रही उनको किताबें बांटनी है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को समझाना है, किस तरह से खाना बांटना है, किस तरह से और बाकी जो है कोरोना से लड़ने की कार्रवाई करनी है। और इन सब कार्रवाइयों के बीच में अपने लिए समय निकाल करके और कुछ सीखना भी है, और उस सीखने के लिए एक नई तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जाना, एक ऑनलाइन तकनीक का इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि आप लोग वाकई बहुत अच्छे हो, एक अच्छा डिसीजन लिया आपने और भाग्यशाली हो। तो इतनी सारी चीजें एक साथ करना और होना, ये एक बहुत भाग्यशाली होने का एक दर्शाता है आप सबके बारे में। अब जब आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो सवाल यह है कि सब लोग इकट्ठे होते हैं इस तरह की मीटिंग में, तो वो कुछ सीखने के लिए होते हैं। और अगर सीखना है तो सवाल यह है कि हमें क्या सीखना है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमें क्या सीखना है, और इसके अंदर मैं बिल्कुल चीजों को आज बहुत आसान करना चाहता हूं ताकि हर व्यक्ति को बहुत आसानी से बात समझ में आ जाए, और जब वो आज की मीटिंग के बाद घर जाए तो इन बातों को फिर वो हमेशा आसानी से याद रख सके।
अपने जीवन में इनका पालन कर सके। तो सीखने की जहां तक बात है, तो सबसे पहले तो हमारे जो गुरु हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं। जो माता पिता हैं उनसे हमें संस्कार की प्राप्ति होती है, संस्कार सीखना है हमको उनसे, अपनी संस्कृति को सीखना है उनसे। इसके बाद जो है हमारे टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनसे हमें ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान सीखना है हमको। फिर कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हमें स्किल सीखने हैं। और आखिर में बच जाते हैं, नहीं आखिर से पहले फिर बचते हैं आप स्वयं। आपको स्वयं से जो है कुछ सीखना है, और स्वयं से दो बड़ी चीजें सीखनी है आपको। सबसे पहली चीज सीखनी है कि आपको अपने स्वयं के बारे में रियलाइजेशन सीखनी है, और दूसरी जो है आपको एक अपना पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड कैसे बनाना है वो स्वयं पैदा करना है अपने अंदर। ये करने के बाद फिर बारी आती है मेरे जैसे व्यक्ति की, जिसको आप मौका देते हो कि भाई आप भी हमें कुछ सिखाएं। तो मेरे जैसे लोगों से क्या सीख सकते हैं? तो मेरे जैसे लोगों से सीख सकते हैं आप पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति किस तरह से करनी है, अनुशासन में कैसे रहना है, और सबसे बड़ी चीज लीडरशिप। कि फौज में भर्ती होना भाग्यशाली है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली। जैसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो है फिर मौका है आगे सरकार की सेवा करने का, और सरकार के अंदर सेना की सेवा करने का। तो ऐसा मौका मिले वो बहुत भाग्यशाली है। तो हम भाग्यशाली हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हमको एक अधिकारी के रूप में, एक अफसर के रूप में सेना में काम करने का मौका मिला। और फिर और ज्यादा भाग्यशाली इसलिए हो गए कि और ज्यादा ऊपर पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो गए, एक सीनियर रैंक में आ गए। तो वहां तक अपनी लीडरशिप को तराशने का, सीखने का, अच्छा करने का मौका मिला। तो इस तरह की लीडरशिप के बारे में आप हमसे सीख सकते हैं, और जीवन के अंदर किस तरह से एम को सामने रख करके और बिना विचलित हुए उस एम के लिए काम करना है, वो आप हमसे सीख सकते हैं। अब अगर लीडरशिप की बात करें, अब बाकी सब चीजें तो आप कर ही रहे हैं, कहीं से ज्ञान सीख रहे हैं, कहीं से एटीट्यूड सीख रहे हैं, कहीं से स्किल सीख रहे हैं। अब सबसे जरूरी चीज है अपने सीखना है वो लीडरशिप सीखना है। कि जो भी आप काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे बच्चे या मेरे भाई या मेरी सिस्टर या मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ जो है, जो भी काम कर रहे हैं वो सबसे आगे निकलें, सबसे अच्छा काम करें, सबसे ऊपर उठें। और ये लीडरशिप है। और लीडरशिप के लिए जो है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि पूरे विश्व के अंदर जो इतने सारे अच्छे अच्छे लीडर हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करें, उनकी जीवनी को पढ़ें, या उनके बारे में इंटरनेट से जानकारी हासिल करें, या उनके बारे में वीडियो देखें, या उनके बारे में दूसरों से सुने। तो किसी भी माध्यम से हो, लेकिन बड़े लीडर्स के अंदर खास चीज क्या थी वो जानना जरूरी है। अगर वो हम जान लेते हैं तो ज्ञान हमको हमारे टीचर्स ने दे दिया, बाकी संस्कार संस्कृति माता पिता ने दे दी, एटीट्यूड हमने खुद पैदा किया, और अगर लीडरशिप हमें अच्छी मिल गई तो फिर हम जो है पूरे जिंदगी के अंदर सबसे आगे बढ़ चढ़ के अच्छा काम करके, अच्छा नाम कमा के अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैंने जो अपने जीवन में देखा कि इतने सारे लीडर्स को रूबरू भी देखा, उनके साथ काम भी किया, और जिनके साथ काम नहीं कर पाए उनके बारे में जानकारी हासिल की और सीखने का प्रयास किया। तो मैं आज की जो बातचीत है इसमें 3 चीजों पे खास जोर देने वाला हूं, और आपको क्योंकि 3-4 चीजों से ज्यादा चीजें याद नहीं रह पाती हैं। आसान याद रखने के लिए 3 ही चीज याद रखनी जरूरी है। और 3 चीजें अगर आपको याद रखनी है बड़े लीडर्स के बारे में, तो उनमें आप ये देखिए कि सबसे पहली चीज आप ले लीजिए टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है जो भगवान ने सबको दिया है, और सबके पास एक निश्चित अवधि है। किसी की 65 साल, 70 साल, 80 साल, जितनी भी है,
लेकिन निश्चित है वो जितनी मिली हुई है उससे आगे नहीं बढ़ेगी। किसी की 400 साल उम्र नहीं होने वाली है, 1000 साल नहीं होने वाली है। अब ये जितना भी समय है ये निश्चित है, इसके साल, महीने, दिन, घड़ी और पल सबके सब फिक्स्ड है। अब मान लीजिए कि हमारे पास 100 यूनिट टाइम है। इस 100 यूनिट टाइम को हमने कितने अच्छे से इस्तेमाल करना है उसी पे निर्भर होता है कि हम कहां तक पहुंचेंगे। आज कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि मेरे को अपने देश का प्रधानमंत्री बनना है या राष्ट्रपति बनना है या सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है या सबसे बड़ा मैथमेटिशियन बनना है या सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना है या सबसे बड़ा एक्टर बनना है। तो जो भी बनना है उसमें आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने कितनी अच्छे तरीके से अपने टाइम को इस्तेमाल किया है। और टाइम जो है मैं मानता हूं कि सुप्रीम है, और इसकी जो प्लानिंग अगर आप करेंगे अपने खुद के टाइम की और ये देखेंगे कि 100% टाइम आपका 100% टाइम वो अच्छे काम में लगना चाहिए। और अच्छा काम कौन सा है? जिसमें आपने अपना एम चुना है, जीवन का एम चुना है, उसमें 100% टाइम लगाना है आपको। अब उसमें से 1 सेकंड भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। एवरी सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट जो है आपका, एवरी सेकंड इज इक्वलेंट टू $1 million। अब आपको अपनी उस सेकंड को $1 million का वर्थ कैसे बनाना है, यही सारे जीवन का खेल है। एक सेकंड का $1 million आपका हो सकता है, बशर्ते आप उसको उतनी वैल्यूएबल बनाएं। और उसके लिए आपको जो है अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी है। टाइम उतना ही है, उसी टाइम में सब कुछ करना है, उसी में फिजिकल फिटनेस भी करना है, उसी में पूजा भी करनी है, उसी में पढ़ना भी है, उसी में बाकी काम भी करना है, उसमें आगे तरक्की भी करनी है, उसमें नौकरी भी करनी है, उसमें बिजनेस भी करना है, या राजनीति करनी है तो राजनीति भी करनी है, और उसी के अंदर जो है सबसे आगे निकलना है। उसके लिए हमने अपना टाइम जो है किस तरह से लगाना है, इस पे बहुत ज्यादा जोर देने की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है राइटियसनेस। राइटियसनेस जीवन में बिल्कुल जो सही काम जो है उसको कैसे करना है, मन में जो विचार है वो सही कैसे होने चाहिए। मैं आपको जो है एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम। वो यूरोपियन यूनियन की पूरी बड़ी पार्लियामेंट में भाषण देने गए और वो भाषण उनका केवल 1.5 मिनट का था। लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, उन्होंने केवल 1.5 मिनट भाषण दिया और उस भाषण में सबसे ज्यादा तारीफ उनकी हुई कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा भाषण उसको माना जाता है। वो सबसे छोटी बात जो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी मानी जाती है वो राइटियसनेस से ही शुरू होती है। उसमें उन्होंने कहा कि वेयर देयर इज राइटियसनेस इन हार्ट देयर इज ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। वेयर देयर इज righteousness in the heart there is beauty of character. Where there is beauty of character there is harmony in the home. घर में हार्मनी, सामंजस्यता, अच्छा माहौल रहेगा। और जहां घर में अच्छा माहौल रहेगा there will be order in the nation, यानी कि देश सुव्यवस्थित चलेगा। And where there is order in the nations, there will be peace in the world. एक छोटी सी चीज से पूरे विश्व का सारा सिस्टम सुधर सकता है, और वो है राइटियसनेस। और राइटियस अगर आप सब काम करेंगे तो आपका सबसे उज्जवल और सबसे सशक्त कैरेक्टर रहेगा। अगर आपका कैरेक्टर सबका आपके परिवार में सशक्त है तो आपके घर में सामंजस्यता रहेगी, और अगर सारे परिवारों का कैरेक्टर अच्छा है और सामंजस्यता है तो देश में सुव्यवस्था रहेगी, और देश में सुव्यवस्था है और सभी देशों में सुव्यवस्था है तो पूरे विश्व के अंदर
शांति और पीस रहेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो सकती है। एक छोटा सा मैसेज है डॉक्टर कलाम का, जो सिर्फ 1.5 मिनट में उन्होंने बोला, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन पूरे विश्व के अंदर सबसे अच्छा भाषण माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध है ये। और तीसरी चीज ये है कि आपको अपने जीवन का एम जो है वो निर्धारित करना है। एम इन लाइफ हैज टू बी वेरी क्लियर। अब इसको जो है आपने स्वयं करना है, आपको क्या अच्छा लगता है। और उसके लिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, 3 इडियट्स फिल्म जो है काफी लोगों ने देखी है, तो उसमें जिस तरह से आपकी रुचि है उसी प्रकार से आप अपना जीवन का लक्ष्य अगर बनाते हैं तो आप जो है जीवन में सफलता प्राप्त करने में उतनी आपको सुविधा रहेगी, उतनी सुगमता रहेगी। अब हमारे जीवन का एम हम कैसे सोचें कि क्या होना चाहिए, इसके बारे में अगर हम चाहें तो महाभारत से कुछ दृष्टांत देख सकते हैं। महाभारत के अंदर जो है एक छोटे से चरित्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक जब 4-5 साल के थे तो उन्होंने पूजा की, ध्यान लगाया, मेडिटेशन की, और उससे भगवान कृष्ण खुश हुए और भगवान कृष्ण आए। उन्होंने कहा कि बर्बरीक, हम आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं, आप मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हैं। तो बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो छोटा सा बालक हूं, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ आपकी पूजा करना चाहता था, आपके दर्शन करना चाहता था, सो हो गए। तो भगवान ने कहा नहीं, अब हम आ गए तो कोई वरदान मांग लीजिए। अब बर्बरीक ने 2-3 बार कहा कि नहीं साहब, कोई वरदान नहीं चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, आपको मांगना पड़ेगा। तो बर्बरीक ने कहा कि अच्छा, हम एक सवाल पूछते हैं, उस प्रश्न का आप जो उत्तर देंगे वही मेरा वरदान है। और बर्बरीक ने कहा कि हे माधव, माधव यानी श्री कृष्ण, हे माधव, मुझे मानव जीवन की प्राप्ति हुई है, कृपया करके मुझे बताएं कि इस मानव जीवन का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े खुश हुए कि इतना छोटा बालक इतना अच्छा सवाल पूछा इसने। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि हे बर्बरीक, इस मानव जीवन का सबसे अच्छा सदुपयोग दूसरों के लिए जीवन जीना है। इस मानव जीवन का सबसे अच्छा सदुपयोग दूसरों के लिए जीवन जीना है। और यही शायद आप लोग कर रहे हो, जो आपने दिखाया मेरे को अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा कि किस तरह से आप दूसरों के लिए खाना बांट रहे हो, किताबें बांट रहे हो, उनकी ख्याल रख रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, दूसरों के लिए जीवन जीना है। तो बर्बरीक ने फिर पूछा कि हे भगवान, अब मैं दूसरों के लिए जीवन अगर मेरे को जीना है तो उसको मेरे को कैसे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर जो है पूरी जीवन जो है बर्बरीक ने अपने शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाया। और फिर बाकी की कथा जो है महाभारत में आप सबको पता है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुए। और कहा जाता है कि यदि वो महाभारत के युद्ध में आते तो वो अकेले ही जो है दोनों सेनाओं को परास्त कर सकते थे। इसी तरह से आपने एकलव्य के बारे में सुना है। एकलव्य वो शिष्य जिसने एक गुरु की मिट्टी की मूर्ति बना के ही उससे अपनी शिक्षा पूरी ग्रहण की, और इतने अच्छे से ग्रहण की कि जो उनके रियल शिष्य थे अर्जुन, उनसे भी अच्छी तीरंदाजी वो सीख गए। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल आप लीजिए भगवान श्री कृष्ण का। काफी उम्र जब तक हो गई तब तक भगवान श्री कृष्ण को गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। काफी उम्र के बाद जो है वो संदीपन ऋषि को पास पहुंचे और वहां उनको अपना गुरु बनाया। इसी तरह से भगवान राम जो है जब वनवास में हैं तो उस वक्त उनके पास कोई गुरु नहीं है, वो स्वयं से सीख रहे हैं, स्वयं से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और मन में वही राइटियसनेस है जो अब्दुल कलाम ने बात की। और इसी तरह से अगर आप एक और उदाहरण लेना चाहते हैं तो भगवान हनुमान का लीजिए। भगवान हनुमान जो है स्वयं अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा जीवन दूसरे के लिए बना हुआ है। पहले सुग्रीव की सेवा की, फिर भगवान राम की सेवा की, और अब आज के दिन ही कहा जाता है कि भगवान हनुमान अजर अमर हैं और आज भी कलयुग में हैं और हमारी सबकी देखभाल करते हैं। हम तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो सुना है और जो कथा में है उसमें अगर आप देखते हैं तो हनुमान ने अपनी शक्ति को खुद ही बलिष्ठ बनाया और खुद ही हर प्रकार का जो है उन्होंने निर्णय लिया, और ऐसा अच्छा निर्णय लिया जिसका कि जो बेस है, जो फाउंडेशन है,
वो राइटियसनेस के अंदर है, सही काम करने के अंदर है। तो इस तरह से आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ अच्छा बनाएं, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को खुद शक्तिमान बनाएं, जिससे कि आप दूसरों की सेवा कर पाएं, अपने परिवार की सेवा कर पाएं, अपने देश का नाम रोशन कर पाएं। 3 चीजें केवल जो है व्यक्ति को अपने को सफल बनाने के लिए चाहिए, केवल 3, और उनको मैं कहता हूं 3 C's, 3 C। पहला C है कैरेक्टर। उस कैरेक्टर के अंदर छोटी 3 चीजें हैं। एक इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी, आपको जो भी करना है ईमानदारी से करना है। क्लास में गए, आप अकेले हैं, किसी का 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ है वहां पे, आपने उठाया, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप उसको लौटा सकते हैं, पता लगा सकते हैं किसका है, या आप उसको अपनी जेब में चुपचाप रख सकते हैं। अब ईमानदारी तो यही सिखाएगी कि आपको जिसका है उसको लौटाना है। दूसरी चीज है चरित्र के अंदर सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ काम करना है, जो भी काम करना है। स्वार्थी जहां हो जाओगे वहां सफलता पे ऑब्स्टेकल आ जाएगा। निस्वार्थ काम करेंगे तो अपने आप काम आपके बनते चले जाएंगे। और तीसरी चीज मैं बात करता हूं सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि स्वानुशासन। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि साहब आपको अनुशासन की बात करनी चाहिए, आप फौजी आदमी हैं, लेकिन मैं स्वानुशासन की बात करता हूं, अनुशासन की बात नहीं करता हूं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की करे और हर एक युवा जो मेरी बात सुन रहा है, हर युवा बहुत ज्यादा तरक्की करे, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करे। तो अगर हर युवा को लीडर बनना है, हर युवा को आगे जाना है, तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन सीखना जरूरी है। इसकी मिसाल यह है कि जब एक क्लास के अंदर मॉनिटर होता है तो 40 बच्चों की क्लास में एक मॉनिटर रहता है, और उन 40 का अनुशासन तो मॉनिटर देखता है, लेकिन मॉनिटर का अनुशासन किसको देखना है? उसको तो स्वयं ही देखना है। जब मॉनिटर उस क्लास का लीडर है और उसका अनुशासन उसको स्वयं देखना है, इसका मतलब यदि आप सब लोग नेता बनने जा रहे हैं, अपने अपनी फील्ड के अंदर नेतृत्व करने जा रहे हैं, चाहे साइंस की फील्ड है, चाहे राजनीति की फील्ड है, चाहे बिजनेस की फील्ड है, चाहे नौकरी की फील्ड है, तो उस नेतृत्व के लिए स्वानुशासन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल खुद करना है। तो चरित्र पहला सी, दूसरा सी है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस के अंदर जो है व्यक्ति को 3 छोटी चीजों का फिर ख्याल रखना है। पहला सी था कैरेक्टर, दूसरा है कॉम्पिटेंस, और तीसरे की मैं बात करूंगा कम्युनिकेशन। और तीनों के अंदर 3-3 चीज बताऊंगा मैं। तो कॉम्पिटेंस के अंदर जो है 3 चीजें जो हैं वो है नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड। कोई भी काम करने के लिए उसकी जानकारी होना आवश्यक है, उसके बारे में ज्ञान पूरा होना आवश्यक है, नॉलेज। तो जो भी आप जीवन में काम करना चाहते हैं उसकी नॉलेज पूरी ग्रहण करिए, अपना समय बिल्कुल व्यर्थ मत करिए, पूरी नॉलेज गेन कर लीजिए। और नॉलेज प्राप्त होने के बाद जब तक हम उसको अपने हाथ से नहीं करते हैं किसी भी काम को, तब तक स्किल नहीं आती है। चाहे वो गो टू मीटिंग वाली एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, जब तक कि हम उसको अपने आप उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड नहीं करेंगे, उसको क्लिक नहीं करेंगे, ठीक पासवर्ड नहीं डालेंगे, ठीक से ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर कौन सा जो उसमें आइकॉन है किसमें क्लिक करके हमको वीडियो ऑन करनी है, किसको ऑन करके हमको ऑडियो ऑन करनी है, किसको ऑन करके हमको मीटिंग से छोड़ सकते हैं या किस तरह सवाल पूछ सकते हैं, ये सब चीजें जो हैं स्किल से आएंगी। और जितना ज्यादा करेंगे उतनी आसानी हो जाती है। चाहे वो प्लम्बिंग की स्किल हो, या टैंक चलाने की स्किल हो, या बंदूक चलाने की स्किल हो, या बम चलाने की स्किल हो, या मोहब्बत करने की स्किल हो। मोहब्बत करने की भी स्किल है, तो स्किल की आवश्यकता है। और तीसरी चीज है एटीट्यूड। एटीट्यूड जब तक व्यक्ति का पॉजिटिव नहीं है और जब तक एटीट्यूड स्ट्रांग नहीं है, तो नॉलेज और स्किल होने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कई ऐसे युवा हैं हमारे जो हैं तो बहुत इंटेलिजेंट, 90% से ज्यादा मार्क्स भी आते हैं उनके, स्किल्स भी अच्छी हैं, काम भी अच्छा करना जानते हैं,
लेकिन घर में रहते हैं ज्यादा टाइम, ना नौकरी की ना बिजनेस की कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, और प्रयास नहीं करेंगे किसी भी चीज का तो फिर आगे सफलता मुश्किल है। तो ये जो एटीट्यूड है इनिशिएटिव लेकर के आगे जाकर के काम करने का, पॉजिटिव काम करने का, पॉजिटिव थिंकिंग वाला, ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अब व्हाट्सएप में हमारे पास, सबके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, ढेर सारे ग्रुप्स हैं, ढेर सारे मैसेज आते हैं। अब कुछ समय के बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के मैसेज भेजता है। अगर हमें अपना फोकस ठीक रखना है तो जिन लोगों के मैसेज हमें पता है कि वैल्यूएबल मैसेज नहीं है, जिसमें हमको वैल्यू नहीं मिलने वाली है, उसमें हमें समय नहीं खर्च करना चाहिए। हमें सिर्फ वहां से वो मोती उठाने हैं जो चमक रहे हैं, वो कूड़ा करकट नहीं उठाना जो चमक नहीं रहा है। हमारा ध्यान बिल्कुल साफ रहना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि हमारा समय कीमती है, हमें किसी से उलझना भी नहीं है। और तीसरी बात, क्योंकि हमारा समय कीमती है, हमें किसी नेगेटिव एक्टिविटी में अपने समय को नहीं लगाना है। तो इस तरह से अगर अपना एटीट्यूड हम स्ट्रांग बना लें कि हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्टिविटी में टाइम लगाना है, जो जरूरी है सिर्फ उतना ही काम करना है, और जो गैर जरूरी इस पे हमने टाइम नहीं लगाना है, और जहां काम करना है वहां तुरंत काम करना है और पूरा काम करना है और ईमानदारी से काम करना है। तो ऐसा एटीट्यूड अगर हमारा बन गया तो हमको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, और सफलता ही नहीं, अभूतपूर्व सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। और तीसरी बात है, तीसरी सी जो है वो कम्युनिकेशन की है। अब कम्युनिकेशन जो है, कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है, कम्युनिकेशन किसके साथ, कम्युनिकेशन क्यों, और कम्युनिकेशन किस लिए। तो कम्युनिकेशन किसके साथ के अंदर तो सबसे पहला है कि आपको हर रोज, प्रतिदिन, हर एक समय अपने स्वयं से वार्तालाप करना है, अपने खुद से बातचीत करनी है कि आज मैं अब क्या करने वाला हूं, आज मुझे क्या करना जरूरी है, आज मैं कहां अपना समय लगाने वाला हूं, आज मुझे किस निरर्थक कार्रवाई से बचना है, किस सार्थक कार्रवाई में संलिप्त होना है, और कैसे सफलता प्राप्त करनी है, और कैसे अच्छे लोगों से मिलना है, कैसे और अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, और कैसे आगे भविष्य के बारे में पॉजिटिव सोचना है। पहली कम्युनिकेशन। दूसरी कम्युनिकेशन है अपने परिवार के साथ, अपने स्वजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने प्रिय लोगों के साथ। एक अच्छी कम्युनिकेशन, लेकिन एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, मतलब की बात। बेकार की कम्युनिकेशन से कोई फायदा नहीं है। और तीसरी जो कम्युनिकेशन है वो जो है काम की कम्युनिकेशन है। अब काम की कम्युनिकेशन जो है वो भी दो प्रकार की है, एक जो भौतिक काम की है और एक जो आध्यात्मिक काम की है। भौतिक की बात बाद में करते हैं, पहले आध्यात्मिक की करते हैं। जो आध्यात्मिक की कम्युनिकेशन है वो भगवान के साथ बातचीत करनी है। अब आप भगवान को किस रूप में मानते हैं ये आपकी मर्जी है। आप उसको हिंदू भगवान के रूप में मान सकते हैं, आप उसको भगवान राम के रूप में मान सकते हैं, श्री कृष्ण के रूप में मान सकते हैं, माँ दुर्गा के रूप में मान सकते हैं, या आप अगर मुस्लिम हैं तो आप अपने खुदा को मान सकते हैं, आप ईसाई हैं तो मदर मेरी को मान सकते हैं, क्राइस्ट को मान सकते हैं। और अगर आप इन सबको नहीं मानते हैं तो सबसे अच्छा जो भगवान है वो प्रकृति है। सब कुछ देने लेने वाला जो परोक्ष है, जो दिखाई दे रहा है, वो प्रकृति है। तो प्रकृति के साथ संवाद होना, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से यदि आप सोचते हैं और प्रकृति से अगर आप शिक्षा लेते हैं तो आप जीवन में गलती कर ही नहीं सकते। अब वापस आएंगे भौतिक क्रिया की संवाद के लिए। आपको जीवन में जो भी कुछ हासिल करना है उसके लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ करना पड़ेगा, अपने सीनियर के साथ करना पड़ेगा, अपने जूनियर के साथ करना पड़ेगा। अगर आप फुटबॉल के मैदान में हैं तो अपने राइट लेफ्ट के साथ करना पड़ेगा।
अपनी गोलकीपर के साथ करना। अगर आप फैक्ट्री में हैं तो सीनियर जूनियर लेबर वर्कर के साथ करना पड़ेगा, मैनेजर के साथ करना पड़ेगा। अगर आप फौज में हैं तो अपने सूबेदार के साथ, सिपाही के साथ, जनरल के साथ, कप्तान के साथ, मेजर के साथ करना पड़ेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो मंत्री के साथ, एमपी के साथ, एमएलए के साथ, नीचे वर्कर के साथ करना पड़ेगा, आम जनता के साथ करना पड़ेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो है तीनों तरह से आपको आवश्यक है। और कम्युनिकेशन सीखने समझने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप वर्बल, नॉन वर्बल दोनों तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वर्बल के अंदर जो आपने कम्युनिकेट करना है वो इस तरह से करना है जो आप चाहते हैं वो अगले आदमी को उसी प्रकार समझ में आए जैसे आपको समझ में आया है। आमतौर पे प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग ठीक उस प्रकार से जैसे हम चाहते हैं वैसे दूसरे को नहीं समझा पाते हैं, और उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण प्रॉब्लम आती है। तो कम्युनिकेशन अगर ठीक रखा जाएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आता है। इसके लिए मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था यंग बच्चों को, शायद आपको भी मैं दे सकता हूं। एक बिटिया थी, वो तमिलनाडु से आई थी और हरियाणा के अंदर पढ़ाई करने के लिए। तो हरियाणा का जो कॉलेज में पढ़ रही थी, वहां एक हमारे हरियाणा के स्टूडेंट थे, उन्होंने उनसे दोस्ती की, फ्रेंडशिप हो गई। और फ्रेंडशिप होने के बाद एक दिन वो लड़की बीमार हुई, हॉस्पिटल गई, उसको ऑक्सीजन वगैरह लग रहा था। तो ये बच्चा गया वहां पे, उसने उनसे मिला और कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपके फ्रेंड हैं, देखभाल करेंगे पूरी सब कुछ, और कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे आप। और ये कह के उसने एक कदम पीछे लिया। जैसे ही उसने कदम पीछे लिया तो उस लड़की के चेहरे पे हाव भाव बिल्कुल घबराहट के हो गए, और उसने कुछ 3-4 शब्द बोले अपनी तमिल लैंग्वेज में, और वो चल बसी। ये बाहर आया, इसने किसी दूसरे तमिल लड़के से पूछा कि ये 3-4 शब्द उसके आखिरी शब्द थे, शायद हो सकता है उसकी आखिरी कोई इच्छा होगी तो मैं पूरी करूंगा, तो बताओ इसका मीनिंग क्या है। तो उन्होंने कहा कि उसने इतना कहा था कि आप मेरी ऑक्सीजन की पाइप पे खड़े हैं, जरा पीछे हट जाएं। अब उस बात को समझ नहीं पाया, ऑक्सीजन की पाइप से पैर नहीं हटाया और अपनी गलती से अपनी गर्लफ्रेंड खो दी। इसी तरह कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम से आप एक कॉन्ट्रैक्ट भी खो सकते हैं, एक इंटरव्यू में भी असफल हो सकते हैं, एक अपने किसी पर्सनल रिलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये कम्युनिकेशन ही जो है, इसी के रूप हैं अलग अलग, जिसको हम योग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। उस तरह से अगर याद रखना चाहो तो उस तरह से भी याद रख सकते हो। जैसे आपको सबसे पहले है कर्म योग, जो भी काम करने के लिए आप यूज करते हैं, कर्म योग। दूसरा है ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्ति के लिए। और तीसरा है भक्ति योग। तो उस तरह से भी देख सकते हैं। अब आमतौर पे कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब इन सब चीजों को जो है डिटेल में समझाओ, तो डिटेल में तो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एक लेक्चर अलग से होना पड़ता है, तभी लोगों को ठीक से समझ में आता है। लेकिन आखिर में मैं इतना ही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आपको जो भी करना है अपने आप को सफल बनाना है। और सफल कैसे बनाना है? इतना सफल बनाना है कि आपका जो है अपना खुद की इमेज जो है, आपकी खुद की छवि जो है, वो एक ब्रांड के रूप में उभर के आनी चाहिए हर एक आदमी के सामने। और ब्रांड की जब बात हो रही है तो मैं एक बात बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो है अपना पासपोर्ट, यानी कि अपना देश। आपका नाम रमेश है, हरीश है, कुछ भी है, वो आपका पर्सनल नाम है। उसके आप आगे लिखते हैं जाखड़ लिखते हैं, सोनी लिखते हैं, भाटिया लिखते हैं, वो आपका सरनेम है, आपके परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके बाद आपका स्टेट है, उसके बाद आपका देश है, देश के आगे कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा ब्रांड आपका देश है। और देश को अगर याद रख करके कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं और ये मानते हैं कि ये मैं काम ऐसा करूंगा जिससे कि मेरे देश की छवि पे कोई आंच ना आए, तो यानी कि नेशन फर्स्ट, याद रखना है, नेशन फर्स्ट। और मैंने सबसे पहले जो 3 सी बताए थे उसमें कैरेक्टर मस्ट। तो नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट, ये 2 चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। जितनी छोटी चीजें बताई मैंने ज्यादा नहीं बताई, आज बहुत सरल करके बताया। सरल इसलिए करके बताया है क्योंकि आमतौर पे जो आज का युवा है, जो आज की मेरी युवती बेटी है, उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि हमको किस दिशा में जाना है,
कैसे जीवन को आगे ले जाना है। और उस सफलता के लिए मैंने आपको ये छोटी छोटी चीजों को समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा। और अगर आपको ठीक नहीं लगा तो भी आप बताएं मेरे को, ठीक लगा तो भी बताएं मेरे को, और अगर कोई सवाल है तो पूछें मेरे से, मैं बताने की कोशिश करूंगा। जय हिंद। Thank you so much, sir, with your kind words and enlightening us. Thank you, sir. Now I will request Mrs. Renu Silong, DYC Karnal. She is currently connected with NYKS Karnal and running a huge campaign of awareness of COVID-19 in her district. Renu ma'am, can you hear us? Yes, sir. Yeah, sure. Please speak, ma'am. नमस्कार सर, नमस्कार सभी युवाओं को मेरा नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका यहाँ पे इस वेबिनार में आने पे लोगों को, जो हमारे साथी युवा जुड़े हुए हैं, उनको इतनी सारी ज्ञान की बातें बताने के लिए, अच्छे से एक इंसान को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ये सब बताने के लिए आपका आभार प्रकट करती हूँ। क्योंकि हमारे साथ जो आज युवा जुड़े हुए हैं, इस देश के कोने कोने से हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हिमाचल से या और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से हैं और स्टेट से हैं, बहुत सारे लोग हरियाणा से हैं। तो ये सब युवा साथी आज आपको इन्होंने सुना और सबने आपकी बातों को, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से जहन में अपने समाया होगा और इसके ऊपर बहुत अच्छे से अपने आगे के जो कार्य है उस पर अमल करेंगे। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सर मैं से आपका स्वागत नहीं कर पाई, लेकिन मैं फिर अभी आपका फिर से आभार प्रकट करती हूँ कि सर ऐसे ही आप युवाओं को जागरूक करते रहिए, क्योंकि ये जो युवा है ये देश के नींव की हड्डी है। आप अच्छे से जानते हैं, आपने NYKS के साथ 2015 और 18 तक जो कार्य किया, उसमें जितना मैंने समझा है, क्योंकि NYKS मैंने बहुत ज़्यादा समय पहले नहीं, 1 साल पहले ही ज्वाइन किया है, तो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है, बहुत सारी बातें जो आपने NYKS को दिया है। वो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि आपने दिया है वो एक डिसिप्लिन, क्योंकि जो देश में युवा है, देश के बॉर्डर पे आप लोग बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। जो युवा देश के अंदर रहता है उसको शायद उस डिसिप्लिन की जो अहमियत होती है वो नहीं पता होती, क्योंकि युवा है तो जिस तरह से वो पालन पोषण में बड़ा होता है उस तरीके से वो बढ़ता चला जाता है। तो आपने NYKS के माध्यम से, जैसे आपने 2015 से 18 तक आप जुड़े रहे, उसके बाद भी आप कंटिन्यू NYKS से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो उस दौरान आपने जो गांव के युवा साथी हैं, जो युवा लोग हैं जिनको डिसिप्लिन का नहीं पता है, वो NYKS के माध्यम से पूरे देश में आपने एक अच्छे डिसिप्लिन युवाओं के बीच में एक सिखाया है, उनको एक जनरेट किया है, जिससे युवा अपनी शक्ति का अच्छे से यूज कर पाए, अच्छे से उसका पालन कर पाए, अपने, चाहे वो एक परिवार के लिए हो, खुद के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो। तो सर आप आगे फ्यूचर में भी हमारे साथ इन सभी युवाओं के साथ जुड़ते रहिएगा और ऐसे ही अपने सुनहरे शब्दों में आप युवाओं को थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा, जिससे जो युवा साथी है वो निरंतर अपने एज ए वॉलंटियर या दूसरे माध्यम से देश की सेवा कर सके। धन्यवाद सर। ऐसा है रेनू मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका जो है मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने NYKS को चुना और NYKS के अंदर एक अधिकारी के रूप में आपने ज्वाइन किया, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जो अच्छे शब्द कहे उनके लिए मुबारकबाद। मैं यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में, बिल्कुल छोटे में 2 बातें बताना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारे सभी साथियों को। आज आने वाला समय अच्छा नहीं है, आने वाला समय कुछ तकलीफें लेके आएगा। हमारे कोरोना के केसेस बढ़ सकते और हमारी जो आर्थिक तकलीफें हैं वो भी बढ़ सकती। ऐसे हालात के अंदर युवाओं को अपनी जो है पेशेंस बना के रखनी और अपने आप को संभाल के रखना
और किसी गलत कार्रवाई में ना खुद जाना ना दूसरों को जाने देना, दूसरों को मोटिवेट करना, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट काम रहेगा आप लोगों के पास। और देश के अंदर इस तरह की भावना को एक अच्छे से सशक्त करना कि हमें अपने आप को संभालना है और अपने दूसरे युवा साथियों को भी संभालना है, क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण या पैसों की कमी के कारण या बिल्कुल चीजों के अभाव के कारण कुछ लोगों के मन में रोष आ सकता है, गलतियां हो सकती हैं, उनको हमने काउंसलिंग करके, समझा के, बता के, बातचीत करके कंट्रोल करके रखना है। और जहां किसी की स्थिति ऐसी है कि बहुत ज्यादा अभाव वाली स्थिति है, वहां दूसरों को थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से उनको शेयर करके कुछ ना कुछ संभाल के अपने देश को आगे ले जाने की लिए तैयार करना है। और दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी इकाइयों में हम सब लोग काम कर रहे हैं और उस छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ने का काम नहीं हो पाया देश के अंदर। छोटी छोटी इकाइयों में छोटे छोटे क्लब्स के माध्यम से आप काम करते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स के माध्यम से एनएसएस भी काम कर रही है और छोटी छोटी एनसीसी की यूनिट्स भी काम कर रही हैं, लेकिन आप सब लोगों को जोड़ के एक बड़ा अभियान, एक बड़ा सशक्त अभियान देश के अंदर कैसे चले, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, इसके बारे में हमें सोच पैदा करनी है और इसको हमको आगे ले चल करके पूरे देश के अंदर अपने युवाओं को किस तरह से आमदनी के साथ जोड़ सकें, इस तरह से कुछ ना कुछ मीनिंगफुल काम के लिए जोड़ सकें और सामाजिक काम के लिए जोड़ सकें, ये हमें सोचना है और करना है। क्योंकि उम्मीद है आप लोग इसमें सब अपनी राय देंगे। धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छा लगा। हेलो हेलो, हाँ जी, यस जैस्मिन कंटिन्यू। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I will request Kunal to display a video. Kunal, can you hear me? Kunal? Yeah. Yes. बांटेंगे हम खुशियाँ, हम मिलकर बांटेंगे, से होगी सपनों की उड़ान। जो सामने से सारा इंडिया हाँ हो गया हरीश? हाँ ठीक है, आई एम देयर, ठीक है। Now we will start our question answer session. या गौरव, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? मिस्टर गौरव मान्या, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, हाँ जी जी एवरीवन में जिनका सवाल आया है आप प्लीज पूछिए। जी भैया, जिन्हें सवाल पूछना है वो अपने आप को म्यूट रखें और एवरीवन में मैसेज करें अपना क्वेश्चन। गौरव और मान्या, आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जिस है उसका नाम लेकर। तो सर नीता का क्वेश्चन आया है, सर हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स? Very good question. As I highlighted earlier, communication is very important. And in case you want to improve your communication skills, then there are few things that we have to keep in mind. The first thing that we have to keep in mind is that we have to use the correct language so that there is no ambiguity in the message that we want to convey. Second thing is the medium that we select should be the most appropriate medium for
communication. Third thing is, whatever are the mental barriers to communication, they must be considered, and having considered, we must make sure that those barriers are avoided or taken care of. And the fourth aspect is, as I said, that you have both kinds of communication, verbal and non-verbal. So while using the verbal communication, you can also use the non-verbal combination to make your communication very effective. At the end of the day, the test of efficiency and effectiveness of your communication is whether the recipient has correctly, unambiguously understood what you wanted to convey, and whether you have been able to understand what your other person wanted to communicate with you. So therefore, it is essential that we improve our linguistic skills so that we are not found wanting due to lack of understanding of a particular word or grammar or linguistic aspects. And as I mentioned, when you use the best combination of verbal and non-verbal, use the correct mode of communication, avoid barriers, I'm sure you'll be able to ensure that your communication is much more effective than others. यस सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक सवाल मेरे पास आया है। हेलो जी बताएं। जी जी, एक क्वेश्चन आया है सर। स्वीटी एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि एमएसडब्ल्यू करने के बाद भारतीय सेना में कोई स्कोप, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इस तरह का स्कोप है क्या? वो वहां पर जाकर एमएसडब्ल्यू के बाद सेवा दे सकते हैं? हमारे पास बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, जो आर्मी के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे रेड क्रॉस ऑफिसर एक होता है, और उसमें अगर आप जाना चाहें तो दैट इज द ओनली स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड एमएसडब्ल्यू रिलेटेड जॉब इन द आर्मी। उसके अलावा आर्मी के अंदर एमएसडब्ल्यू रिलेटेड जॉब्स नहीं है, लेकिन एमएसडब्ल्यू करने के बाद आप दूसरे जॉब में किसी में भी जा सकते हैं और उसको कर सकते हैं आप। जैसे अगर आप नॉर्मल आर्मी करना चाहते हैं, एमएसडब्ल्यू करने के बाद नॉर्मल आर्मी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोशल वर्क रिलेटेड ही काम करना है तो आर्मी एज सच जो है स्पेसिफाइड उसके अंदर और दूसरी वैकेंसीज नहीं है। जय हिंद सर। हेलो, जय हिंद सर। हेलो यस, एक सवाल मेरे पास आया है सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए। बलकर राणा एनवाईवी करनाल से हैं। सर जी, एनवाई केस हमें सैलरी देता है या हमें मानदेय और सैलरी क्या है, प्लीज एक्सप्लेन, हिंदी में बताएं। देखिए, जो एनवाई केस है उसमें जैसे रेनू मैडम है, रेनू मैडम जो है उसके अंदर एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रही हैं, डीवाईसी हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको सैलरी मिलेगी। और हमारे पास जो वॉलेंटियर होते हैं, नेशनल यूथ वॉलेंटियर, जो हर एक जिले के अंदर, जिले से नीचे ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल के ऊपर 2 बच्चे होते हैं जो चुने जाते हैं, जो कि एज यूथ वॉलेंटियर काम करते हैं, एनवाईसी काम करते हैं, उनको मानदेय दिया जाता है। उनकी सैलरी नहीं है, उनका मानदेय है और वो फिक्स्ड है। और जहां तक सैलरी का सवाल है, सैलरी जो है, जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उनके मुताबिक वो बढ़ती रहती है। तो डीए भी मिलता है, बाकी अलाउंसेस भी मिलते हैं, वो सब चीज अलग है। लेकिन जो आपका मानदेय है वो एक छोटा अमाउंट है, फिक्स्ड है, और जब तक आप एनवाईसी हैं तब उसी वक्त तक आपको मिलेगा। ओके सर। सर, एक सवाल नीरज गुलिया की तरफ से है, एनसीसी एंट्री से कैसे ज्वाइन करते हैं? हाँ जी
नीरज गुलिया का सवाल है सर, सेना में एनसीसी एंट्री से कैसे ज्वाइन करें? एनसीसी एंट्री में अगर आपकी ग्रेडिंग जो सी सर्टिफिकेट की ग्रेडिंग अच्छी है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपनी एनसीसी की यूनिट के मार्फत। वहां पर एप्लीकेशन दे दीजिए और एप्लीकेशन जो है आर्मी हेडक्वार्टर चली जाती है और उसका फायदा आपको ये रहता है कि अगर आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास है इन दी रिक्वायर्ड ग्रेडिंग तो आपको रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ जो इंटरव्यू देना पड़ेगा, 5 दिन का इंटरव्यू रहता है, एसएसबी बोलते हैं जिसको, एसएसबी इंटरव्यू रहेगा, 5 दिन का रहेगा। पहले दिन स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद 4 दिन बाद इंटरव्यू रहेगा। अगर आप स्क्रीनिंग सिलेक्ट हो जाते हैं तो अगले 4 दिन आपको फिर इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और अगर अगले 4 दिन में भी आप पास हो जाते हैं उसके बाद आपको मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद फिर आपके सारे मार्क्स को मिला करके आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, एनसीसी के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स वो सब मिला के मेरिट बनेगी और मेरिट के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग का चांस मिलेगा। और हर साल एनसीसी के लिए कुछ वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं और आमतौर पे ये देखा गया है कि वो वैकेंसी सारी इस्तेमाल नहीं हो पाती हैं, तो आप बढ़ चढ़ के एनसीसी में अच्छा हिस्सा लें, अच्छी वहां पे ग्रेडिंग प्राप्त करें और बिना टेस्ट के जो है सिर्फ इंटरव्यू डायरेक्ट आप फेस करें और हमारी शुभ इच्छा है, शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि अगर आपने मेहनत की तो पास हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है हाँ बताएं। आकाश केसवाल का, बहादुरगढ़ से। मैं कोरोना हमारे यहाँ कोरोना ज्यादा फैल रहा है, हमने बहुत प्रयास किया पर वो रुक नहीं रहा, तो हम क्या करें उसके लिए? देखिए, कोरोना के लिए 2-3 चीजें करना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि जहां जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना आवश्यक है और वहां से उसको तब तक छुट्टी नहीं लेनी चाहिए जब तक कि उसके 2 टेस्ट लगातार नेगेटिव ना आ जाएं, नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी को कोरोना पाया गया है तो उसके परिवारजनों को और जिन जिन से वो टच में आया था उन सब का टेस्ट कराना आवश्यक है, उनको क्वारंटाइन करना आवश्यक है और उनके भी जब तक नेगेटिव नहीं आते उनको क्वारंटाइन में रहना आवश्यक है। अब जिनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है उनको पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना दूरी मेंटेन करें, जैसे बताया गया लगातार हाथ धोते रहें, साफ करते रहें और कोशिश करें किसी के साथ टच में ना आए, ना व्यक्ति के साथ, ना ऐसी किसी वस्तु के साथ जहां पे कोरोना के कीटाणु होने की संभावना है। और यदि गलती से ऐसा होता है तो तुरंत उसको हाथ को, मुंह को या जो भी हिस्सा लगा उसको धो लें। मास्क का पूरा इस्तेमाल करें बाहर निकलते वक्त। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया रखें, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी नींद पूरी लें 8 घंटे की। अपनी पूरी दिन में जो है 1.5 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज, कसरत करें अच्छे से और अच्छे से जो है वेजिटेरियन खाना खाएं और वो खाना खाएं जिसमें कि विटामिन और पौष्टिक तत्व ज्यादा है। उल्टा सीधा खाना ना खाएं, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को कोरोना से बचा पाएंगे। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जैसा मैं देख पा रहा हूँ सभी सुन पा रहे हैं और हमारे बीच में मनोज जांगरा जी मौजूद हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल गुरुग्राम सुशांत लोक C2 से। सर आप हमें सुन पा रहे हैं मनोज जी? जी मनोज सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कुणाल प्लीज चेक करें एक बार, क्या हमें मनोज सर सुन पा रहे हैं? यस भैया। जी हेलो जी मनोज सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद नेटवर्क इशू है। मैं आज की इस मीटिंग के इस सेशन के वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रोफेसर मूर्ति मलिक हमारे साथ हैं। जैसा हम स्क्रीन पर देख पा रहे थे सर, घर पे मैडम ने मास्क बनाए, NSS प्रोग्राम है और डिस्ट्रीब्यूट किए। वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगा सर मूर्ति मलिक मैम को।
मैम आप आए और सर का वोट ऑफ थैंक्स करें। थैंक यू हरीश, धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित कर। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू से आपके प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़ पाई, बहुत बाद में मैं जुड़ी हूँ। तो डॉक्टर दिलावर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से, इतने अभिप्रेरणात्मक के साथ उनको एक जो है रास्ता दिखाया है। महाभारत के प्रसंग उन्होंने बताए, राम लक्ष्मण एकलव्य के प्रसंगों के माध्यम से बताया कि हमें हर काम में समर्पण करना चाहिए, क्योंकि समर्पण जो है वो परफेक्शन लाता है। फिर उन्होंने 3 चीज़ के बारे में बताया कि भी करेक्टर जो है वो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इंटीग्रिटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा में हम लगाएं, सेल्फ कंट्रोल हम रखें, कम्युनिकेशन स्किल का हम इम्प्रूव करते रहें। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि जो है नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर फर्स्ट होना चाहिए। तो आज का ये जो प्रोग्राम है और लॉकडाउन पीरियड में जो हम सब घरों में एक तरह से कैद हैं, तो वो युवा वर्ग के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। तो सर का मैं बहुत ही जो है नम्र शब्दों में, विनम्र शब्दों में धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने अच्छे शब्दों में उन्होंने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। और जो प्रश्न पूछे गए उनका भी बड़े पोलाइटली उन्होंने जवाब दिया कि भी जो है किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन सुधारें, किस NY के से जुड़े, किस तरह से MX स्टूडेंट आर्मी में एंट्री कर सकते हैं, और किस तरह से NCC के जो विद्यार्थी हैं अगर वो अपना डेडिकेशन से काम करें तो आर्मी में उनके लिए बहुत स्कोप है। तो मैं सर का बहुत अंतर मन से धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह से सर जो है हमारे बच्चों का जो है उत्साहवर्धन करते रहें। और ये लॉकडाउन का जो पीरियड है ये केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, हमें अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और जब हम मानसिक जो है स्वस्थ हों तभी हम अपना ध्यान रख सकते हैं, दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। और जब हम खुद स्वस्थ होंगे, खुद अच्छा भोजन लेंगे, पूरी नींद लेंगे, तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो सर का मैं बिल्कुल हृदय से, मैंने पहले भी बताया बहुत बाद में जुड़ी हूँ, तो सर का मैं बहुत ही इतने अच्छे अभिप्रेरक, इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीच के लिए कि इतना व्यस्त उनका कार्यक्रम होता है। आर्मी वाले सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और उन्होंने डिसिप्लिन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि जब तो सारा जो निचोड़ है वो सेल्फ डिसीजन पे है, वो डिसिप्लिन पे है कि हम आत्मनियंत्रण में रहते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं हरीश का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो 50-55 हमारे वॉलंटियर जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने ध्यान से सुना और इसको जो है हृदयंगम करेंगे, आत्मसात करेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे, दूसरों का ध्यान रखेंगे, समाज का, मानवता का, देश का करेंगे। सर धन्यवाद, बहुत बहुत। जी मैम, मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।